कुछ भी नहीं था कल तो कुछ था ही नहीं एक्चुअली। ऐसे ही है जैनब, आई क्यों नहीं वो क्यों नहीं आई? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो। अच्छा, अभी हम शुरू करते हैं। अच्छा, अभी हमने कल जो देख लिया था ना, वो 4 स्टेप्स देख लिए थे प्रोवाइडर के। लाइक हमें सिर्फ 4 काम करने थे। मैं दोबारा शॉर्ट रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने अपने लिप के अंदर MVC पैटर्न लगा लिया, मतलब 3 फोल्डर्स बना लिए, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। उसके अंदर हमने क्या किया, व्यू के अंदर अपनी सारी स्क्रीन्स बना ली। होम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, रजिस्टर स्क्रीन, अबाउट स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन, एवरीथिंग यहाँ पे बन गई। उसके बाद हमने हमारी समझो जितनी फ़ाइल है उतनी हमने प्रोवाइडर फाइल बना ली। अब प्रोवाइडर फाइल जो सी है वो एक फ़ोल्डर के अंदर मैंने रख दी, तो उसका नाम प्रोवाइडर रख दिया, वो कंट्रोलर के अंदर रख दिया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने अपनी सजेशन के मुताबिक कर दिया। प्रोवाइडर के अंदर रख दिया, प्रोवाइडर के अंदर एक व्यू बनाया, एक प्रोवाइडर बना दिया। 10 प्रोवाइडर होंगे, 10 व्यू होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर के अंदर हमने रखा होम प्रोवाइडर। होम प्रोवाइडर एक सिंपल सी क्लास थी, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया चेंज नोटिफायर से। ओके, यहाँ तक कोई रोला नहीं था। उसके बाद हमने क्या किया, मेन डॉट डार्ट के अंदर गए, मटीरियल ऐप को रैप कर दिया मल्टी प्रोवाइडर के अंदर। मल्टी प्रोवाइडर कहाँ से आया था, प्रोवाइडर के अंदर से। प्रोवाइडर के पास एक मल्टी प्रोवाइडर होता है, नाम से पता चल रहा है, जिसके पास मल्टीपल लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर आएंगे। हमने जितने भी प्रोवाइडर्स बनाने हैं यहाँ पे, वो एक फ़ोल्डर में है। अब हमने उनको मटेरियल ऐप से ऊपर मल्टी प्रोवाइडर के अंदर इस लाइन के थ्रू रजिस्टर करना, सही है। उसको रजिस्टर करने के लिए हमने ये लाइन लिखी, यहाँ पे उनका प्रोवाइडर नेम लिखा। अब जितनी ज़्यादा प्रोवाइडर होंगे उतनी ज़्यादा कॉपी पेस्ट होगा, सही है। यहाँ तक हमने देखा था कि आपने रजिस्टर कर लिया, मेन डॉट डाट रैप कर ली, क्रिएट एक चेंज नोटिफायर बना ली और एक नई फाइल बना ली, सही है। अब हमें ना प्रोवाइडर के अंदर ना कुछ और देखना जो है बड़ा इम्पोर्टेंट। हमारे पास ना प्रोवाइडर को यूज़ करना, हाउ टू यूज़ प्रोवाइडर, हाउ टू यूज़ प्रोवाइडर, ये सबसे मेन टॉपिक है, प्रोवाइडर को यूज़ कैसे करना। अब प्रोवाइडर को यूज़ करने के ना 2 वे हैं, 2 वेज़ है, मतलब कोई एक वे नहीं है, 2 तरीक़ों से मार्केट में यूज़ होता है। आप कहीं पे भी जाओगे मैं आपको दोनों बता दूंगा, जब आपको एक समझ आ जाएगा ना दूसरा भी समझ आ जाएगा। तो अभी मैं अब 2 वे हैं, उसमें से मैं जो सेकंड वे है ना वो आपको भी बता रहा हूँ कि हम प्रोवाइडर को यूज़ कैसे करते हैं। जब आपको सेकंड वे बिल्कुल सही चलाने आ जाएगा तो मैं आपको फर्स्ट वे भी बता दूँगा। मतलब प्रोवाइडर को यूज़ करने के 2 तरीके हैं, सही है। आप कई जगह जाओगे, हो सकता है वो फर्स्ट अप्रोच पे यूज़ कर रहे हो, सेकंड वे पे यूज़ कर रहे हो। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो लेवल 2 है एक्चुअली, मतलब 2 लेवल्स हैं। पहला लेवल थोड़ा सा ज़्यादा कोड था, सेकंड लेवल में उसने कम कर दिया, बट ये लेवल में डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम शॉर्ट कोड के साथ पहले सीखते हैं प्रोवाइडर को, उसके बाद जब हमें इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर मैं आपको फर्स्ट लेवल भी बता दूँगी, सही है। ओके, अब हमारे पास सेकंड जो लेवल है ना, सेकंड जो लेवल है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रीड, एक होता है रीड और एक होता है वॉच। रीड और वॉच में इंग्लिश में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं कहूँ आपको रीड का और वॉच का इंग्लिश में डिफरेंस क्या? नो, और वॉच वॉच और रीड में और क्या डिफरेंस? पढ़ना, और वॉच का मतलब है मॉनिटर करना, देखना एट दी एंड। अब अगर मैं इसको अंदर और डेप्थ में जाऊँ, रीडिंग का पर्पस होता है, लेट्स से मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ या मैं बुक को रीड किया उसको छोड़ दिया, वन टाइम रीड किया छोड़ दिया। मगर वॉच का मतलब होता है कि कॉन्टीन्यूसली किसी चीज़ को मॉनिटर करना। लेट्स से मैं कहूँ वॉचिंग समवन, आप उसको देख रहे हो लाइव रियल टाइम, ऐसा नहीं है आप उसको देख के छोड़ दिया, वो रीडिंग नहीं होती। तो एट दी एंड हमारे पास यही सेम चीज़ है प्रोवाइडर के अंदर है। अगर हमें किसी ऑन प्रेस के ऊपर प्रोवाइडर को कॉल करना होगा तो हम रीड मेथड यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी विजिट के अंदर इसको यूज़ करना होगा तो हम वॉच यूज़ करेंगे। अगर हमने किसी वेरिएबल को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर रखना होगा तो हम यूज़ करेंगे वॉच। और अगर हमें सिर्फ किसी भी ऑन प्रेस पे क्लिक करना है, ये करना है, वो करना है, तो हम रीड यूज़ करेंगे। जैसे मान लो मैंने ये बटन है, अब मैं जैसे इसे क्लिक करूँगा तो इस ऑन प्रेस के ऊपर मैं रीड अप्रोच यूज़ करूँगा, बिकॉज मैंने एक दफ़ा क्लिक कर दिया फिर छोड़ दिया। मैं कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर तो नहीं कर रहा कि जैसे ये अब इधर देखो, जैसे ये कर्सर है, ये जो कर्सर चल रहा है ये ब्लिंक हो रहा है बार बार, ये कॉन्टीन्यूसली समझो लिसन हो रहा है हर सेकंड बाद, लिंक लिंक लिंक। तो एट दी एंड ये एक अप्रोच वॉच की है,
मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि रीड कहाँ पे यूज़ होगा, आप किसी भी क्लिक के ऊपर, ऑन प्रेस के ऊपर, किसी बटन के क्लिक पे, किसी आइकन के क्लिक पे, किसी कंटेनर के क्लिक के ऊपर हम रीड अप्रोच यूज़ करेंगे। बट अगर हमने किसी विजिट के अंदर यूज़ करना है, जैसे कोई कलर, क्लिक के ऊपर कोई कलर चेंज होगा, क्लिक के ऊपर कोई 1 से 2 होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी होगा, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे वॉच अप्रोच। ओके, अभी मैं साथ साथ आगे जाता हूँ तो और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रैक्टिकली। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, होम स्क्रीन मैंने बना ली। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ना एक, ये भी खाली ऐप है बिल्कुल, मैं एक काउंटर ऐप बनाता हूँ सिंपल विद प्रोवाइडर। मैं प्लस प्लस पे क्लिक करूँगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेरी सिंपल। मैं अपने व्यू के अंदर जाता हूँ, स्कैफोल्ड के अंदर जाता हूँ, जल्दी जल्दी इसका व्यू बनाता हूँ, यहाँ से गया, यहाँ से गया, जूम कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पे बॉडी लगा दी, बॉडी के अंदर मैंने लेट्स से टेक्स्ट विजिट लगा दी, टेक्स्ट विजिट के अंदर मैंने लेट्स से अभी के लिए लिख दिया 1। उसको मैं सेंटर विजिट में रैप करता हूँ, उसको बड़ा करता हूँ ताकि अब जल्दी जल्दी मैं करता हूँ डिज़ाइनिंग में सेंटर। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया स्टाइल, मैंने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल में इसको दे दिया फ़ॉन्ट साइज़, और इसको मैंने लेट्स से 200 फ़ॉन्ट वेट, और इसको मैंने दे दिया फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। सेव, चेक, जाके चेक करता हूँ, ये आ गया। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाना है, मैं स्कैफोल्ड के अंदर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन जो यहाँ पे आ रहा होता है ये। सही है। अभी थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफाई कर देते हैं, इसके चाइल्ड में एक आइकन लगा देते हैं, आइकॉन्स डॉट ऐड। ओके, इसको कलर अगर दे सकें, इसका बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट रेड, लेट्स ट्राई। ओके, ये हमारा सिंपल एक काउंटर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इस प्लस को क्लिक करूँ ना, ये 1 से 2 हो जाए, दोबारा क्लिक करूँ 2 से 3 हो जाए, वेरी सिंपल लॉजिक। अब ये हम करने जा रहे हैं विद प्रोवाइडर। अब पहला रूल प्रोवाइडर के अंदर ये होता है, आपने जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, आपके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा हमने प्रोवाइडर फाइल के अंदर बनाने। कभी भी हमने अपना कोई फंक्शन, कोई लॉजिकल पार्ट व्यू के अंदर नहीं रखना। अब मतलब लेट्स से आपने, अब इस, अगर मैं इसको सोचूं इसके अंदर करना क्या है, एक वेरिएबल लूँगा, लेट्स से इंट काउंट, वो एक वेरिएबल है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। मैं क्लिक करूँगा, उसको इंक्रीमेंट कर दूँगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्लिक करूँगा, एक वेरिएबल 1 से 2 हो जाएगा, फिर क्लिक करूँगा 2 से 3 हो जाएगा, तो एक वेरिएबल इंक्रीमेंट हो जाएगा एट द एंड। तो हमने एक वेरिएबल बनाना है। अब एक तरीका होता है, आप क्या करते हो अपने प्रोवाइडर के अंदर इस ओवरराइड से ऊपर एक इंट काउंट बना लेते हो। एक्चुअली अब हमने कुछ भी व्यू के अंदर नहीं करना। ये जो व्यू स्क्रीन है ना हमारी, होम स्क्रीन, मतलब जो हमारी व्यू के फोल्डर में, हमने कोशिश करनी है उसमें वेरिएबल बनाए ही ना। हमने हर वेरिएबल बनाना है प्रोवाइडर के अंदर, मतलब सारा लॉजिकल पार्ट, सारा बिजनेस लॉजिक, जो वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे इधर बनाने। ओके, अब मैं यहाँ पे आके बनाता हूँ इंट काउंट इज इक्वल, लेट्स से इंट काउंट इज इक्वल लेट्स से 1। एक वेरिएबल है जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है 1। जैसे मैं ये लाइन समझो इधर लिखता था, इधर, अब मैंने उसको इधर की जगह इधर रखना, एक काम। दूसरा काम, अब मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, इसको मैंने प्लस प्लस पे क्लिक करवा के ऐड करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है, उसके लिए कोई फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन में बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ ऐड काउंट। ये एक खाली फंक्शन है, कहाँ पे बनाया मैंने, प्रोवाइडर फाइल के अंदर। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और फंक्शन खाली बना लेता हूँ अभी, लेट्स से रिमूव काउंट। कल को मुझे रिमूव भी तो करवाना हो सकता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बना दी। पहले आप कहाँ पे बनाते हैं इन फंक्शंस को, यहाँ पे बना लेते। अब मैं क्या करूँ, सारे के सारे फंक्शन बनवा रहा हूँ प्रोवाइडर के अंदर। सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ काउंट, जो लॉजिक है काउंट प्लस प्लस। ऐसे ही तो हम करते थे कि जब कोई क्लिक करेगा तो काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, बिल्कुल सही है। अभी मैंने यहाँ पे और यहाँ पे भी लिख दिया काउंट माइनस माइनस। ओके, यहाँ तक कोई गड़बड़ कुछ भी नहीं है, वही लॉजिक जो हम होम में लगाते इधर लगा ली मैंने। एक मैंने इधर वेरिएबल बना दिया, इधर एक फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे प्लस माइनस जो करना था वो कर दिया। अब यहाँ पे सारा काम शुरू होता है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जैसे ही कोई बंदा इस बटन को प्रेस करे तो हमारे प्रोवाइडर के अंदर एक फंक्शन है ऐड वाला ही चल जाए। जब कोई बंदा हमारे होम स्क्रीन के फ्लोटिंग एक्शन बटन को प्रेस करे
तो मेरा जो प्रोवाइडर का फंक्शन है ये वाला वो रन हो जाए, तो काउंट ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। सही है। तो उसको करने के लिए हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया ऑन प्रेस के ऊपर आप कौन सी अप्रोच यूज़ करोगे, रीड अप्रोच। ओके, अब हम जाएंगे अपने काउंट के अंदर, उसके ऑन प्रेस के अंदर, यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। ये कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड जब आप लिखोगे ना, ये कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड एक्चुअली इसकी लेवल 2 का मेथड है। रीड या वॉच आपने हमेशा ऑन प्रेस के ऊपर लगाना है रीड, कभी भी किसी ऑन प्रेस की ब्रैकेट के अंदर कभी भी वॉच मेथड नहीं होगा, मैंने नहीं देखा एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि पर्पस बनता ही नहीं है। आपने एक क्लिक किया और आप उसी टाइम में आपने छोड़ दिया, या तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा या वो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा वो क्लिक करने के बावजूद लिसनिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो एट दी एंड ऑन प्रेस के अंदर सिर्फ रीड अप्रोच होगी। अब जब आप ये लिखोगे ना रीड, तो ये एरर आ रहा है, आप इसको इंपोर्ट करोगे प्रोवाइडर से। सही है, ये आपने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, ये एक लाइन लिख ली। अब ये रीड मेथड कह रहा है कि ठीक है मुझे बताओ मैंने किस प्रोवाइडर फाइल को रीड करना है। अब मैं यहाँ पे इस तरह से छोटी ब्रैकेट्स डालूँगा, इस तरह से इसके आगे ये एंगल ब्रैकेट्स जो सी होती हैं, और उसके अंदर इस प्रोवाइडर फाइल का नाम दूंगा जिससे उसको लिंक करना। अब ये कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड का मतलब है ओवरऑल सारा रीड करो। उसमें से मैंने कहा कि भाई तुमने रीड करना इस प्रोवाइडर फाइल को। ठीक है, ये मतलब मैंने इस प्रोवाइडर फाइल के इस क्लास का नाम डाल दिया इधर। हो सकता है आप 10 प्रोवाइडर फाइल बना रहे हो, आपने किसको रीड करना है, आपने उस प्रोवाइडर का नाम देना। जब ये लिखोगे वो कहेगा इंपोर्ट करो, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। इस लाइन में कोई गड़बड़ है तो बताओ। ये लाइन एट दी एंड सिर्फ ये मेन लाइन है, प्रोवाइडर को अगर रीड करना है ना तो उसकी लाइन ये है, आगे सारा आसान है। आपने लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने डिफाइन कर देना किस प्रोवाइडर से रीड करना। आपके 10 प्रोवाइडर हैं, लॉगिन प्रोवाइडर और रजिस्टर प्रोवाइडर, होम प्रोवाइडर। आपने कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड एंगल ब्रैकेट के अंदर उस रीड का नाम। वेरी गुड, सही है। ओके ओके गुड। अब जब आप इसके आगे डॉट लगाओगे ना, देखना आपको वो काउंट का वेरिएबल भी आ रहा है, और अगर मैं इधर लिखूँ ना ऐड वाला फंक्शन भी आ रहा है, और अगर मैं इधर लिखूँ ना रिमूव काउंट वाला फंक्शन भी आ रहा है। ये वही फंक्शंस हैं और वेरिएबल हैं जो यहाँ पे बने हुए। मैं लेट्स से यहाँ से ये रिमूव वाला डिलीट करता हूँ चेक करने के लिए क्या इधर रिमूव आएगा। मैं यहाँ पे आके डॉट रिमूव लिखता हूँ, देखो रिमूव आ ही नहीं रहा। मतलब ऐड दी एंड ये रियल टाइम पे उससे कनेक्ट हुआ हुआ। आप इधर जो फंक्शन जो वेरिएबल ऐड करोगे वो यहाँ पे आपको सजेशन में आएगा। ये इसकी पहचान है कि आपने सही रीड कनेक्ट किया सही प्रोवाइडर फाइल के साथ। अगर आपका सही फंक्शन इधर आ रहा होगा डॉट के साथ, सही है। मैंने डॉट लगाया, यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ऐड काउंट, ये वाला मैंने बस ये लिख दिया। अब आपने जैसे ही कोई पर्सन फ्लोटिंग एक्शन बटन को ऑन प्रेस करेगा, आपने कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड इस प्रोवाइडर के अंदर जाके ऐड फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दी। अब ये एक लाइन सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करने के लिए इनफ है, मतलब आपका फंक्शन इस पे कॉल हो जाएगा। फिर भी इसको थोड़ा बेहतर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ऐड काउंट को यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। लेट्स से मैंने इसको एक प्रोवाइडर वेरिएबल में रख लिया और प्रोवाइडर डॉट करके कॉल कर दिया। ये थोड़ी सी अप्रोच बेहतर है, 2 लाइनों में वही काम है। बस मैंने इस लाइन को एक वेरिएबल में रख लिया और इसको इस फंक्शन को कॉल कर दिया। वो इसलिए किया कि हो सकता है मैंने इसके नीचे एक और फंक्शन को कॉल करना प्रोवाइडर के अंदर से, तो मैं दोबारा तो नहीं वो लाइन लिखूँगा। तो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, अब प्रोवाइडर डॉट करके यूज़ कर लूँगा। इधर तो कोई गड़बड़ कुछ भी नहीं है। मैंने प्रोवाइडर को एक्सेस किया और डॉट के ऊपर उसको डॉट लगा के उसके फंक्शन को जिसको कॉल करना था वो कॉल कर लिया। ये था बेसिकली रीड अप्रोच, जो सबसे इजी अप्रोच थी। ठीक है, अब वॉच अप्रोच क्या है कि देखो, अब आपने जैसे ही इसको प्रेस करना है, अब होगा क्या, आपने इस पर रीड किया, इस पर लिसन होगा, वॉच होगा, ये वैल्यू खुद ब खुद 1 से 2 हो जाएगी। एक्चुअली होता है ये, हम जब किसी के ऊपर एक्शन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट कहीं और आता है। तो सेम एज इट इज़ जब आप इसको प्रेस करोगे तो रिज़ल्ट तो इधर चेंज होना, ना कि इधर कुछ होना। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने लगाना है वॉच को, हमने मॉनिटर करना है कि जैसे ही हम प्लस दबाएंगे क्या ये 1 से 2 होता है। तो एक्चुअली ऐसी अप्रोच जहाँ पर रियल टाइम हमारे क्लिक मतलब इधर हो रहा है बट एक्शन इधर परफॉर्म हो रहा है, मतलब हम क्लिक इधर कर रहे हैं, हमारा जो व्यू है वो यहाँ चेंज हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली 1 से 2 यहाँ पे हो रहा है, वैल्यू ये चेंज हो रही है। तो ऐसी जगहों को हम कहते हैं ये है वॉच के लिए बेस्ट है।
मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए। ये आपका व्यू है, आप एक टेक्स्ट विजिट है, आप उसको देख रहे हो, ये 1 से 2 कब होगी, 2 से 3 कब होगी, या कब ये चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे वॉच मेथड। अब मैं अगर इधर देखूँ, मुझे बिल्कुल आसान हो गया डिफ़ाइन करना कि मैंने क्लिक इस पर करना है, रीड ये ऑटोमेटिकली चेंज ये होगा, तो ये होगा हमारा वॉच मेथड। गुड हो गया, यहाँ तक मुझे समझ आ गया। अब मैं टेक्स्ट विजिट के ऊपर जाऊँगा। टेक्स्ट विजिट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1। अभी हार्ड कोडेड 1 लिखा है। इसको हमने वो वेरिएबल कनेक्ट करना है जो ये है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट विजिट को सबसे पहले वॉच में रैप करना है। हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम ये कर सकते हैं सेंटर विजिट को रैप कर दें, या तरीका है टेक्स्ट को कर दें। तो हमने हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो नियरेस्ट विजिट है उसको रैप करना है। मतलब हमने चेंज किसको करना है, 1 को। 1 किस में रैप है, टेक्स्ट विजिट में। तो टेक्स्ट विजिट को रैप करते हैं एक विजिट के अंदर जिसका नाम है बिल्डर, ये। ओके, यहाँ तक गड़बड़। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ना, ऑटोमेटिकली देखो ये बिल्डर विजिट में रैप हो गई। मैं राइट क्लिक करके थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ ताकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाए। देखो 1 है टेक्स्ट विजिट के ऊपर है बिल्डर विजिट, उसके ऊपर है सेंटर विजिट। ये मैंने सिर्फ टेक्स्ट विजिट को रैप किया बिल्डर विजिट के अंदर। अब जो रिटर्न लिखा है ना, इससे ऊपर आके हमने लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच। एज वी नो कि हमें पता कैसे चला कि वॉच लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने इस वैल्यू को ये वैल्यू चेंज होगी। तो हमने कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच मेथड इधर यूज़ कर दिया। रीड किस पे किया, ऑन प्रेस पे। वॉच किधर किया, विजिट के ऊपर, टेक्स्ट विजिट, कंटेनर विजिट, कोई विजिट के ऊपर। यहाँ पे मैंने सेम एज इट इज डिफाइन किया होम प्रोवाइडर, बिकॉज उसको भी तो बताना है ना किसको वॉच करना, ठीक है। सेम एज इट इज़। अब मैं इसको भी एक वेरिएबल में रख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने उधर रखा वार प्रोवाइडर इज इक्वल, ऐसे करके, सही है। क्योंकि वो अगर मैं ना रखता तो बार बार मुझे लिखनी पड़ती लाइन। अब मैं 1 की जगह पे यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं लिखूँगा प्रोवाइडर डॉट सारे आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है काउंट का, ये वाला जिसको हमने शो करवाना है ये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोवाइडर डॉट काउंट। अब वो कह रहा है कि ये एक स्ट्रिंग होना चाहिए, मैं इसके आगे लिख देता हूँ 2 स्ट्रिंग, सही है। 2 स्ट्रिंग इसलिए कि टेक्स्ट विजिट को चाहिए स्ट्रिंग डेटा, और हम उसे दे रहे थे इंटीजर। तो इस वजह से मैंने इसके आगे 2 स्ट्रिंग कर दिया। अब ये हमारा जो काउंट वेरिएबल है ना, जो प्रोवाइडर में रखा है, वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वैल्यू चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसको 7 कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अगर 7 होता है, इसका मतलब प्रोवाइडर से आ रहा है, सही है। मैंने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उस स्पेसिफिक टेक्स्ट विजिट को रैप कर दिया बिल्डर विजिट के अंदर, और बिल्डर विजिट के अंदर मैंने वॉच का लाइन लिख दी, वही कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच प्रोवाइडर नेम। उसके बाद उसको एक वेरिएबल में रख दिया, वेरिएबल डॉट जो वेरिएबल मैंने काउंट का बनाया था वो, और वो इंटीजर टाइप था, उसको स्ट्रिंग करने के लिए 2 स्ट्रिंग। यहाँ तक किया, बिल्कुल सही, 7 है। अब मैं वापस इसको सही करता हूँ 1 के ऊपर, जैसे हम चाहते हैं। मैं इसको 1 करता हूँ, सेव करता हूँ 1। अब मैं ये चाहता हूँ मैं जब इसको क्लिक करूँ ना, तो ये 1 से 2 हो जाए। अभी भी नहीं हो रहा, हालांकि हमने फंक्शन भी कॉल किया, हमने ये भी कॉल किया, सब कुछ किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आता है कि हम जब सेट स्टेट यूज़ करते थे, हम यहाँ पे लगाते थे सेट स्टेट, बट अब हम सेट स्टेट को यूज़ ही नहीं कर रहे। तो हमने क्या करना है, जिस फंक्शन को हमने कॉल किया ना, ये जैसे ही ये फंक्शन हमने इसको प्रेस किया ना, ये फंक्शन कॉल होता है। ये क्या करता है, काउंट को प्लस प्लस करता है, काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो भी जाती है, बट ये जो वॉच है ना, उसको पता नहीं चलता। तो अब हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखना है, उसका नाम है नोटिफाई लिसनर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि व्हाट इज़ नोटिफाई लिसनर। आपने जब कोई वेरिएबल को अपडेट करना है ना, आपने उसके अंदर प्रोवाइडर फाइल के अंदर लिखना है नोटिफाई लिसनर। जैसे ही अब कोई पर्सन ऐड को प्रेस करेगा ना, प्लस प्लस होगा, नोटिफाई लिसनर क्या करेगा, चेंज नोटिफायर को अपडेट करेगा। जो आपने क्लास एक बनाई थी एक्सटेंड वाली, चेंज नोटिफायर, ये नोटिफाई लिसनर क्या करेगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नोटिफाई लिसनर मतलब कि जैसे वो आप करते हो ना, किसी को नोटिफाई कर दो, अलर्ट कर दो, आप किसी को बता दो, तो नोटिफाई लिसनर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लिसनर्स को बता देगा। लिसनर्स कौन है, जो ये वॉच है। वॉच को लिसनर भी कहते हैं। एटलीस्ट अगर मैं किसी को कहूँ वॉचिंग, मतलब उसको लिसन कर रहे हो आप, वॉच कर रहे हो। ये वॉच और लिसन समझो एक ही चीज़ है।
नोटिफाई लिसनर क्या करेगा, जब से पहले बताएगा चेंज नोटिफायर को। चेंज नोटिफायर भी दो वर्ड्स हैं कि जैसे ही नोटिफाई चेंज होगा कुछ चेंज होगा, और ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा वॉच को। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि नोटिफाई लिसनर वॉच को अपडेट कर रहा है। जैसे ये होगा हमारा जो व्यू है अपडेट हो जाएगा। अब देखना, मैं अब इसको प्रेस करता हूँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब एक्चुअली हमारी लॉजिक 100% वर्क करेगी। अगर मैं दोबारा छोटा सा रिकैप करूं, मैंने किया क्या है, मैंने सारी लॉजिक्स रख दी प्रोवाइडर के अंदर। जिस बटन को ऑन प्रेस करना था उसके ऊपर मैंने रीड मेथड लिख दिया, रीड कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड विद स्पेसिफिक प्रोवाइडर, उसको एक वेरिएबल में रख दिया, डॉट लगा के ऐड का फंक्शन चला दी। ऐड का फंक्शन जो मैंने चलाया उसके अंदर मैंने अपनी बिजनेस लॉजिक रखी कि मैंने करना क्या, मैंने प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना, ठीक है। उसके बाद मैं नोटिफाई लिसनर चला दिया। नोटिफाई लिसनर ने क्या किया, वॉच को अपडेट करेगा कि कब कोई बंदा क्लिक करेगा। और उसके बाद क्या होगा, जो वॉच मेथड है हमने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर रैप कर दिया, उसके अंदर वॉच मेथड लगा दिया, एक वेरिएबल में ले लिया, वेरिएबल डॉट काउंट लगा के टू स्ट्रिंग कर दी। सिर्फ ये, दिस इज़ प्रोवाइडर, ये हमारा प्रोवाइडर और कुछ भी नहीं। आई जब हमने सेव किया वो बाय डिफ़ॉल्ट वन पे चला गया। हाँ, बिकॉज जब हम सेव करते हैं पूरा प्रोजेक्ट रीरन हो जाता है। वो हम शेयर प्रेफरेंसेस लगा के उसकी वैल्यू को परसिस्ट करेंगे, वो कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट बिहेवियर तो यही है ना। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर तो यही है कि जब आप सेव करते हो वेरिएबल्स रिफ्रेश हो जाते हैं। सही है, क्या समझ आई? व्हाट इज़ रीड एंड वॉच? जैसे हमने किसी फंक्शन को कॉल करना एक दफ़ा, जैसे ऐड का फंक्शन वन टाइम क्लिक करने पे कॉल हो रहा है, फिर रिमूव का फंक्शन भी वन टाइम क्लिक पे कॉल होगा। कोई भी ऐसा काम जो एक क्लिक पे या किसी क्लिक के किसी एक्शन के ऊपर कॉल हो, वो हमारा रीड मेथड है। उसका सिंपल वे ये है। ये हमने खुद इस लाइन को 2 लाइनों में किया, एक्चुअली सिर्फ ये 1 लाइन थी। सही है। और वॉच क्या होता है? क्या चीज़ चेंज हो रही होगी? हो क्या रही होगी? एक्चुअली हमेशा हमारी विजिट चेंज हो रही होगी। ये बॉडी के अंदर कोई ना कोई विजिट लगी होगी। रो कॉलम के अंदर कोई कंटेनर होगा, रो कॉलम के अंदर कोई टेक्स्ट होगा, रो कॉलम के अंदर कोई होगा। मतलब लेट्स से मैं अभी एक और चीज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट विजिट को रैप कर लेता हूँ एक रो के अंदर। टेक्स्ट विजिट को रैप कर लिया रो के अंदर और एक कंटेनर बना लिया कंटेनर, और मैंने इसको हाइट विड्थ दे दी, लेट्स से 100, विड्थ दे दी 100। उसके बाद मैंने इसको कलर दे दिया, कलर्स डॉट लेट्स से रेड। अब मेरे 1 के साथ एक डॉट आ रहा। मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ ना, और जैसे ही इसकी वैल्यू मान लो 7 हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाए बॉक्स। मतलब आप एक्चुअली इस कंटेनर पे तो क्लिक नहीं कर रहे ना, आप क्लिक इधर कर रहे हो, लिसन इधर हो रहा, क्लिक इधर कर रहे हो, वॉच इधर हो रहा। मतलब आप क्लिक पे किधर देखते हो, इसको देखते हो कि ये हुआ कि हुआ। तो एट दी एंड एक्चुअली वॉचिंग इसको कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं कि लेट्स से अगर प्रोवाइडर डॉट का जो काउंट है अगर वो बराबर हो जाए 7 के, ऐसे करके, तो इसका कलर कर दो इस तरह से, कलर्स डॉट ग्रीन, सिंपल, अदरवाइज रेड। अब देखो जैसे ही मैं एक क्लिक किया, मैंने इसको देखा, मतलब मैं वॉच इसको करना चाहता हूँ। 2 किया, वॉच 3 वॉच, 4 वॉच, 5 वॉच, 6 वॉच, 7 वॉच, 8 वॉच। अब हम एक्चुअली क्लिक किधर कर रहे हैं, वॉच व्यू को कर रहे हैं। तो एक्चुअली व्यू के ऊपर हमेशा बिल्डर अप्लाई होगा, ठीक है, सही है। तो अगर मैं इसकी एक वेरी ब्रीफ डेफिनेशन करूँ ना, वो ये है कि जो रीड मेथड है ना, वो हमेशा किसी फंक्शन के ऊपर कॉल होता है, और जो वॉच मेथड होता है वो हमेशा किसी विजिट के ऊपर अप्लाई होता है, टेक्स्ट विजिट, कंटेनर विजिट, क्योंकि हम इन्हीं को तो चेक कर रहे होते हैं कि ये चेंज हुई है कि नहीं हुई। तो अब देखो किस तरह से, देखो हमने 7 पे देखा ओ चेंज। हम इस बटन को नहीं देख रहे, हालांकि क्लिक तो इसको कर रहे हैं, हम देख उसको रहे हैं क्योंकि वॉच वो हो रहा है, सही है। तो हमने इस अप्रोच को, बिल्कुल बारीक सा अप्रोच है, इसको समझना होता है, और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे कि वॉच कहाँ पे लगाना है, रीड कहाँ पे लगाना है। आप 2-4 दफ़ा जब अपने हाथ से लगाओगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगी, सही है। समटाइम ऐसा भी होता है, मैंने देखा हुआ है, आप ऑन प्रेस के अंदर वॉच लगाओ, काम चल जाता है,
शायद चल जाता है, रुको मैं चेक करना, बट ना ये लॉजिकली गलत है, ये देखो नहीं चल, क्योंकि ऑन प्रेस के अंदर आप वो कर रहे हो, समटाइम ये चलता है समटाइम नहीं चलता, बट हमारी एक्चुअल लॉजिक यही है, हमने इससे डिट्रैक्ट नहीं होना। ओके ओके, ये बेसिकली बेसिक्स है प्रोवाइडर की, बेसिक्स है प्रोवाइडर की। इसमें मैंने टर्नरी कंडीशन लगाई है, इसका तो पता है ना, अगर किसी को नहीं पता बताओ, मैं बता देता हूँ। ओके गुड, सब मुझे बस बताया करो। अच्छा मैं आपको बताता हूँ टर्नरी कंडीशन क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जैसे इफ़ एल्स होती है, इफ़ एल्स में हम क्या करते हैं, हम ऐसे इफ़ लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे कंडीशन लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद एल्स लगाते हैं, एल्स की ब्रैकेट लगाते हैं। इफ़ एल्स का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने आपको कहा कि अगर ये काम होगा तो ये करो, अदरवाइज़ ये करो। लेट से मैं कहूँ कि यार बाहर से जाके बिरयानी ले आओ, अगर बिरयानी ना मिले तो बर्गर ले आओ। अब आप बाहर जाओगे, अब देखोगे बिरयानी, वो आपकी कंडीशन है, क्या बिरयानी मिली, क्या बिरयानी मिली, मिली मिली मिली, जहाँ पे मिली आपने इस ब्रैकेट में आए, आपने बर्गर नहीं लेना, आपने बिरयानी लेके आ जाना। मगर आपको किसी पॉइंट पे अगर बिरयानी ना मिली तो आपके पास दूसरा केस है बर्गर, आप उसको लेके आ जाओगे। आप इस तरह से मल्टीपल भी लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब ये एक इफ़ एल्स कंडीशन होती है, यहाँ पे आप कंडीशन लिखते हो कि क्या आपने करना है, मैंने बिरयानी लेनी है, और यहाँ पे एल्स में लिखते हो अगर ना मिली तो ये कर दो। तो सेम एज इट इज़, ये 4-5 लाइनें लिखने से अच्छा डार्ट के अंदर एक टर्नरी कंडीशन का कंसेप्ट आया। उसने कहा कि आप क्या करो, डायरेक्ट लिखो आपकी कंडीशन, अगर वो मिल जाए तो ये, अदरवाइज़ ये, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये आपका ट्रू कंडीशन है। अगर आपको बिरयानी मिल जाए तो आपने इतने हिस्से में जो कोड लिखना है वो ट्रू है, और अगर आपको एल्स लिखना है तो वो कॉलन के बाद। अब आप मेरे केस में देखो, अगर मैंने लिखा है प्रोवाइडर डॉट काउंट अगर 7 के बराबर है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन से पहले हमारा है ट्रू कंडीशन। अगर मेरा काउंट 7 के बराबर हो गया तो कलर कर दो ग्रीन, एल्स में क्या करो, रेड कर दो। अब देखो क्या होता है, मैं जैसे जैसे इसको प्रेस करता हूँ वो काउंट चेक करता है कि 7 के बराबर है, 7 के बराबर है, 7 के बराबर है, जैसे ही होता है वो ये कर देता। अब मैं और थोड़ा सा खेलता हूँ टर्नरी के साथ ताकि आपको और बेहतर समझ आए। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये बेसिकली पार्ट होता है हमारा ट्रू पार्ट, ट्रू, और ये हमारा होता है फॉल्स पार्ट। मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब काउंट इज इक्वल टू 7 हो जाए, तो आप क्या करो, ये, अदरवाइज़ ये। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अब तुमने लगवानी, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा काउंट 10 हो ना, तो ये जो बॉक्स है ना ये 200 पिक्सल का हो जाए। कैसे करूँ, 10 हो और ये जो रेड बॉक्स है ना ये बड़ा हो जाए, 200 पिक्सल। अभी ये 100 हाइट है, 100 विड्थ है, ये 200 बाय 200 करना है। कैसे करूँ, कहाँ पे आपने कंडीशन लगानी है, हमेशा वैल्यू से पहले, यहाँ पे, मतलब ये 100 लिखा है ना, इससे पहले यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिखना सबसे पहले प्रोवाइडर, जो मेरा वेरिएबल है, डॉट काउंट, अगर वो डबल इक्वल हो जाए 10 के, आपने क्वेश्चन मार्क और कॉलन लिख दिया, और उसके अंदर अब यहाँ पे वैल्यू दोगे 200। अगर वो 10 के बराबर होता है, आप यहाँ पे छोटी ब्रैकेट भी डाल सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि ये कंडीशन है, अगर ये 10 होगी तो 200, अदरवाइज़ 100। अब सेम एज इट इज़ अगर मैं अप्लाई करके देखूँ तो मैंने सिर्फ हाइट को चेंज किया, जैसे ही ये 10 होगा हाइट होगी। अब मैं इसकी विड्थ को भी कर लेता हूँ कि अगर मेरी जो प्रोवाइडर डॉट काउंट है अगर वो बराबर हो जाए 10 के, तो क्या करो, इसको 200 कर दो, और मैं खुद इसके ना ब्रैकेट लगाता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि इससे ज़्यादा क्लियर हो। सही है। अब देखो, अब मैं जब इसको करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1, सही है। तो टर्नरी कंडीशन कुछ भी नहीं है ये, और हमने प्रोवाइडर को भी देख ली। अब देखो हमारा जो व्यू स्क्रीन है कितनी क्लीन है, सिर्फ लॉजिक्स है, मतलब सिर्फ आपके क्या हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है। अब कोई हैकर अगर अटैक कर लेता है ना, उसके हाथ में क्या आएगा, ये आएगा, उसको ये नहीं पता कि इस प्रोवाइडर फाइल के अंदर हो क्या रहा। अब लेट्स से मैं आपको कहूँ हमारी लॉजिक ये है, बिजनेस लॉजिक। क्लाइंट आता है कहता है जब कोई बंदा प्लस को प्रेस करे ना तो ये 1 से डायरेक्ट 10 हो जाए,
मतलब मल्टीप्लाई कर दो 10 से, फिर दोबारा प्रेस करे ये मल्टीप्लाई कर दो फिर 10 से। मतलब उसकी बिजनेस लॉजिक ये है कि जब कोई बंदा प्लस को प्रेस करे ना तो इसको मल्टीप्लाई करते रहो 10 से, ये बिजनेस लॉजिक है। अब ये हैकर को नहीं पता कि पीछे काम क्या हो रहा है, उसको तो बस ये पता है मैंने इसका कोड निकालना है। अब पीछे हमने यहाँ पे आके अपनी लॉजिक खुद लिख देनी है कि भाई जब कोई काउंट को प्रेस करे उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, मल्टीप्लाई 10, ठीक है, और उसको इक्वल कर दो उसी काउंट के वेरिएबल। तो जैसे ही उसको मल्टीप्लाई करो 10 से और उस वेरिएबल को अपडेट कर दो। अब ये लॉजिक हमारी बिजनेस लॉजिक है। हमने क्या लिखा हुआ है ऐड काउंट एक्चुअली, बट पीछे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। ये हमारी लॉजिक है, ये हमने सीक्रेट रखने के लिए किया। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ 10, 100, 1000, मल्टीप्लाई 10 10 10 10 10। या फिर मैं इधर लगा देता हूँ कि जैसे ही प्रेस हो प्लस 10 10 करिए और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लो 0 कर दो। अब देखो मैं जैसे ही करूँगा 10 20 30 40 50, ये हमारी बिजनेस लॉजिक है। तो हमने इसको सेव करना है रादर देन अपने व्यू को बजाय, कि अगर कोई बंदा इसका कोड ले भी लेता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसके पीछे क्या हो रहा है वो नहीं पता चलना चाहिए। मान लो आप किसी को पेमेंट सेंड कर रहे हो, आप एक ऐप बना रहे हो पेमेंट सेंड की, एक बटन के क्लिक के ऊपर आपने किसी को पेमेंट सेंड करनी, अगर आपने उसकी बैंक की इन्फॉर्मेशन अपने व्यू में रखी हुई तो वो हैकर तो निकाल लेगा कि इसका कार्ड इन्फॉर्मेशन ये है ये है ये है। अगर आपने उसको किसी अलग फ़ाइल में रखा हुआ तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, और वो अगर प्रोवाइडर हुई तो ऑटोमेटिकली मुश्किल हो जाएगा। प्रोवाइडर खुद ब खुद इसको इनकैप्सुलेट कर लेती है, हाइड कर लेती है। तो इस वजह से हमने लॉजिकल पार्ट रखना होता है हमेशा प्रोवाइडर का। ओके सही है, आई समझ? मुश्किल है, मुश्किल है। मैंने जब पहली दफ़ा प्रोवाइडर किया ना तो भाई मुझे तो समझ ही नहीं आई वॉच और रीड की। 1 साल लगा रहा, कहीं तुक्का लगाता था, वॉच चलेगा तो चलेगा, वो रीड चलेगा तो चलेगा। फिर फाइनली मुझे भी पता चल गया कर करके, तो फिर मुझे ये एट द एंड डिफरेंस समझ आ गई कि यार आपने जब व्यू के अंदर लगाना है, मतलब स्कैफोल्ड की बॉडी के अंदर कोई टेक्स्ट विजेट है, कंटेनर विजेट है, रो विजेट, कॉलम विजेट, स्टैक विजेट, कोई भी विजेट के ऊपर लगाना है तो आपने समझो बिल्डर के अंदर वॉच यूज़ करना। जहाँ पे समझो बिल्डर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे वॉच है, और जहाँ पे आपने किसी प्रेस को बटन को प्रेस करना है वहाँ पे समझो आपने रीड लगाना। इन सिंपल, वेरी सिंपल, सही है। तो इसके थ्रू क्या कहते हैं हम ना प्रोवाइडर की बेसिक्स को कर लेते हैं कि यार बेसिक क्या होती है प्रोवाइडर। हमने एक प्रोवाइडर ऐप बना ली जो क्लिक के ऊपर वैल्यू को अपडेट करती है विदाउट यूजिंग सेट स्टेट। सबसे बड़ी बात, आप इस प्रोजेक्ट में सेट स्टेट को सर्च करो आपको कहीं पे भी नहीं मिल रही, सेट स्टेट का वर्ड है ही नहीं। इसका मतलब ये हमने एक चलती हुई ऐप बनाई विद प्रोवाइडर। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप देखो क्या कर रहे हो, क्लिक के ऊपर स्क्रीन के ऊपर चेंज कर रहे हो। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, हमारी क्लास का स्टेटफुल होना ज़रूरी है। अब हम स्टेटलेस क्लास के अंदर भी प्रोवाइडर को यूज़ कर पा रहे, मतलब कितनी पावर है कि हमने क्लास को स्टेटफुल में कन्वर्ट भी नहीं किया, हम स्टेटलेस क्लास को ही फंक्शनल कर पा रहे। पहले हमने पढ़ा था हम क्लास को अगर हमने किसी को चेंज करना है उसको कन्वर्ट करते हैं स्टेटफुल में, फिर उसमें सेट स्टेट चलता है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई स्टेटफुल में कुछ नहीं किया, हमारी क्लास जैसी थी वैसी की वैसी रही, हमने सिर्फ रीड और वॉच के थ्रू सारा काम कर दिया। तो ये जो रीड और वॉच है ये प्रोवाइडर का लेवल 2 है, ये उसने लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किया था कि ये छोटी अप्रोच है। जो उसकी दूसरी अप्रोच है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर कोड थोड़ा लंबा है, सही है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपको एक अप्रोच पे बस प्रैक्टिस हो तो आपका काम हो जाएगा, सही है। मान लो मैंने यही काम लेवल 1 से करना होता, लेवल 1 से मैं आपको इस लाइन को कमेंट करता हूँ, इसी के नीचे इसको करता हूँ। मैं लिखता सबसे पहले वार, जैसे प्रोवाइडर इधर लिखा हुआ इज इक्वल, मैं यहाँ पे लिखता प्रोवाइडर इस तरह से लिखता प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड पे सेमीकोलन, इधर कोमा, इधर लिसन फॉल्स, उसके बाद ऑफ के बाद यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम होम प्रोवाइडर। मतलब ये लाइन का काम 100% सेम है। ये है बस लेवल 1, ये है लेवल 2, मतलब इसको ऊपर नीचे कर दूँ, ये है समझो आप कह सकते हो लेवल 1, ये हमारा लेवल 1 का रीड मेथड है, आप कह सकते हो रीड मेथड है। और ये जो सा ये समझो हमारे लेवल 2 का रीड मेथड है। अब कितना प्रोवाइडर ने हमारे लिए आसान कर दिया, हमें ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं।
इतना लंबा, क्योंकि मैं जब करता था ना ये, तो ये वाला मेथड नहीं आया था। तो होता क्या था, मैं ये लिसन फॉल्स लिखना भूल जाता था, तो फिर होता था, चलता ही नहीं था, कितनी देर ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, तो उसके बाद पता चलता था कि लिसन फॉल्स नहीं किया हुआ है। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, जब इसको देखा, मैंने कहा याद तो सिर्फ रीड और वॉच ही तो करना है, तो आपकी ज़िंदगी देखो कितनी आसान है। आपको अगर मैं इसको रन करके भी दिखाऊँ ना, देखो वही काम कर रहा है, रीड मेथड सेम एज इट इज़ वॉच मेथड में दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे बिल्डर मेथड लगाया और ये काम किया। अब उसका लेवल 1 ये है, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ना इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ अपनी टेस्टिंग के लिए, कि मेरे पास वो भी रहे, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सही है, वही चीज़ को। अच्छा, अभी तक तो वही चीज़ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बिल्डर की जगह पे कर दूँगा कंज्यूमर। हम यहाँ पे लिख देंगे बिल्डर की जगह कंज्यूमर, और यहाँ पे लिख देंगे प्रोवाइडर का नाम होम प्रोवाइडर, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के बाद लिख देंगे प्रोवाइडर, यहाँ पे लिख देंगे चाइल्ड, और यहाँ से ये रीड वॉच वाली लाइन हटा देंगे। ये एक्चुअली कंज्यूमर अप्रोच होती है हमारी लेवल 1। आपको ये याद ही रखना कि कोई बिल्डर मेथड था, आपको रैप करना है एक बिल्डर के अंदर, उसको रीनेम करना है कंज्यूमर के साथ। यहाँ पे उसकी प्रोवाइडर का नाम, यहाँ पे 3 पैरामीटर देने हैं, कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर, चाइल्ड। फिर जाके अब देखो, अगर मैं इसको चलाऊँ ना, तो ये वही काम कर रहा है। अब ये मैंने रीड भी किया लेवल 1 के थ्रू, और लिसन भी किया लेवल 1 के थ्रू। तो हमें लेवल 1 के अंदर कंज्यूमर मेथड यूज़ करना पड़ता है। कंज्यूमर मेथड वही काम कर रहा है जो वॉच मेथड कर रहा है। मतलब कंज्यूमर का मतलब होता है वॉच करना, लिसनिंग करना। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप किस अप्रोच पे जाते हो। मैं इसको प्रेफर इसलिए करता हूँ, इसमें देखो मुझे कितना, एक लाइन लिखनी पड़ी थी, इसमें मुझे एक लाइन लिख के दे के फिर 3 वेरिएबल भी देने पड़े। तो हर बंदे की अपनी अप्रोच है। अगर आप रीड मेथड ये यूज़ कर लो और वॉच मेथड ये यूज़ कर लो तब भी ठीक है, आप रीड वो करो वॉच ये करो तब भी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक लेयर का वो नहीं यूज़ कर सकते, वो नहीं, आप दोनों में से 2 से यूज़ करो, चाहिए। तो आप प्रैक्टिस रखो दोनों की, मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ना मोस्टली क्वेश्चन में इंटरव्यू में पूछते कंज्यूमर क्या होता है, इसका पूछते हैं। मोस्टली लोगों को अभी भी वॉच का पता ही नहीं है, ये लेटेस्ट मेथड है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग पूछते ही नहीं है। तो इंटरव्यू के अंदर कंज्यूमर मेथड का पूछा जाता है। तो कंज्यूमर मेथड का काम ये होता है कि आप अपने जोन से पार्ट को लिसन करना चाहते हो, मॉनिटर करना चाहते हो रियल टाइम पे, आप उसको रैप कर देते हो कंज्यूमर में, और वहाँ पे आप 3 पैरामीटर डिफाइन कर देते हो, कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर, चाइल्ड। प्रोवाइडर आपका एक्चुअली वो वेरिएबल है जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। सही है, ओके, बस दिस इज़ प्रोवाइडर एट द एंड। इसके अलावा प्रोवाइडर का अब हमने सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस लॉजिक ही लगानी है। हमने एपीआई कॉल करनी है, हम देखेंगे अच्छा रीड लग रहा है, फिर इसका रिज़ल्ट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करना है, वैसे करना है, डेटा को यहाँ पे रखना है, मॉडल में देना है, ये करना है। अब वो सारा अगला काम है, अगर आपको ये समझ आता है, और मैं उम्मीद है इसी अप्रोच को ज़्यादातर यूज़ करूँगा। बट अगर मैं ये भी अप्रोच यूज़ करूँ तो आपको आनी चाहिए। मैं आपसे पूछूँ तो, या अगर मैं यूज़ करूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये अप्रोच भी एक अप्रोच है। सही है, डन हो गया, बहुत है इतना। तो हमने अब करना ये है, आपने क्या करना है, अब मैं आपको थोड़े बहुत काम बताता हूँ जो आपने करने हैं। जैसे कि आपने थोड़े से काम है कि आपने ये प्लस माइनस का तो पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, कि आप प्लस पे देखो, माइनस पे देखो, रीसेट पे देखो। आप 3 बटन बनाओ, प्लस पे करूँगा तो इंक्रीमेंट, माइनस करूँगा तो डिक्रीमेंट, और रीसेट पे करूँगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी विद प्रोवाइडर। सही है, 3 वेरिएबल्स, 3 फंक्शन बन जाएंगे प्रोवाइडर में, आप उनमें लॉजिक लिख दो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ बटन्स बनाओ, उनके क्लिक के ऊपर कोई कलर्स चेंज करो, तो आप खुद चेक करो। जैसे वो मैंने एक बताया था, वो आप टिक क्रॉस जैसे करते हो ना, वो ट्राई करो विद प्रोवाइडर। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, आपने जो भी स्टेटफुल विजेट में काम किया हुआ ना, चाहे वो किसी क्लिक के ऊपर कोई बटन चेंज किया, कुछ किया, उसको ट्राई करो विद प्रोवाइडर। आप जब ये छोटे मोटे काम अपने हाथ से निकाल दोगे ना, तो आपको समझो प्रोवाइडर की रीड वॉच का समझ आ जाएगा, लिसनिंग का और कॉलिंग का। जब आपको ये समझ आ गया ना, तो फिर हमें आगे बहुत आसानी हो जाएगी। हमने फिर एटलीस्ट फोकस जोन सा है ना उस पर नहीं करना, हमारा फोकस जोन सा है ना इसके ऊपर था। हमने अभी हम देख रहे थे इस एमवीसी को, उसके अलावा हमारा प्लान था प्रोवाइडर के ऊपर। अभी प्रोवाइडर जोन सा है ना, ये हमारा ऑलमोस्ट जोन सा है ना, हमने बेसिक देख ली।
मैं ये चाहता हूँ हम अगले हफ्ते से डायरेक्ट API इंटीग्रेशन के ऊपर जाएं। मैं आपको APIs लगाना सिखाऊँ, शो करवाना सिखाऊँ विद प्रोवाइडर। उससे होगा क्या कि हमें हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम ये वाली चीज़ भी देखेंगे, व्हाट इज़ लिस्ट, व्हाट इज़ मैप, क्योंकि ये करेंगे तो हमें API का कुछ समझ आएगा और ये हमारा मेन पार्ट है। ओके, सही है। तो बस इसको हम करते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करो। आई थिंक ये बहुत है, आप इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करो, 2-4 दफ़ा रिमूव करो। मैं आपको कहूँ कि अगर आपको एक फ्रेश प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइडर को इंटीग्रेट करके ऐसे काउंटर ऐप बनानी हो, कितनी देर लगेगी? तो आपके पास इंस्टेंट टाइम होना चाहिए। सही है, गुड हो गया। सही है, कोई क्वेश्चन किसी का? सही से मैंने पूछा ना कि ये सेट किया है कि प्रोवाइडर में हमने स्क्रीन में एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें रियल टाइम पे हम लोग अगर कोई चेंज करना चाहें तो हाँ प्रोवाइडर से बिल्कुल, हमने अगर कुछ भी क्लिक के ऊपर ऑटोमेटिकली हमारे व्यू के अंदर चेंज होगा। मतलब जैसे स्क्रीन में ये इमेजेस चेंज होती है, बॉक्स में इमेजेस चेंज इमेजेस चेंज हो, बिल्कुल। बाकी स्क्रीन सेम रहेगी। बिल्कुल यही रहेगी। आप किसी क्लिक के ऊपर इमेज को चेंज करोगे कि ये वाला क्लिक करो ये इमेज आ जाए, ये क्लिक करो ये इमेज आ जाए, तो आप मतलब इस स्पेसिफिक बॉक्स के ऊपर प्रोवाइडर लगा लोगे। अब मान लो आपके 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्स अलग अलग अलग, तो अब आप हर 10 में से किसी एक को चेंज करना चाहते हो, तो आप सिर्फ उस बॉक्स को प्रोवाइडर में, कंज्यूमर में रैप करोगे जिस स्पेसिफिक पार्ट को आपने चेंज करना। आपको 10 के 10 बॉक्सेस को रैप करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। मैं ना एक वीडियो थी जिसमें ना मैंने ये किया भी था, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद वो बड़ा वो ना, उसके अंदर मैंने प्रोवाइडर का एक और चीज़ बताई थी। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको दिखाऊँ। अगर मैं जाऊँ ना, उसके अंदर किया क्या मैंने, ये प्लेलिस्ट, अच्छा अब आई थिंक प्रोवाइडर, आई थिंक यहाँ पे होगी, ये देखो, हाँ ये एक मैं प्रोवाइडर, ये भी एक प्रोवाइडर की था जो मैंने बताई थी। अब इसके अंदर देखो मैंने मल्टीपल प्रोवाइडर लगाया है। ऐट दी एंड मैं क्या करूँगा देखना, मैं इसको बंद कर, ये एक ऐड टू कार्ड था, ये देखो। अब मान लो ये सारा आपका डेटा, ये सारे बॉक्सेस हैं, आपने इनमें से किसी एक को चेंज करना है। जैसे मान लो ये है, आपने इन सब को छेड़ना ही नहीं है। ये 1-1 समझो आपका पूरी एक स्क्रीन है, उसमें मल्टीपल बटन है, सब कुछ है। आप चाहते हो कि जब भी कोई बंदा प्रेस करे, ये नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन है, तो ऑटोमेटिकली ये जो ज़ीरो है ना, सिर्फ एक, या ये वाला जो ज़ीरो, इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो आप सिर्फ इतने पार्ट को प्रोवाइडर में रैप करो, मतलब आपकी एक जो पार्ट है ना जिसको आपने चेंज करना है, सिर्फ उतने पार्ट को प्रोवाइडर में रैप करो, बाकी यूज़लेस चीज़ों को रैप ही नहीं करना। मतलब आपने सिर्फ इस छोटे से टेक्स्ट को और इस छोटे से टेक्स्ट को 2 जगह करना है, 2 को रैप करो, 10 जगह करना है, 10 जगह रैप करो, बट इन सब को रैप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी ऐप की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा होगी। मान लो मैंने एक क्लिक के ऊपर सिर्फ इस ज़ीरो को 1 करना, बाकी सारे तो पहले ही 1 है, तो मुझे सिर्फ इस स्पेसिफिक टेक्स्ट फील्ड को रैप करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे आगे कोड में भी शायद दिखाया है, ये देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ना मैंने दिखाया, मैंने एक टेक्स्ट फील्ड को कंज्यूमर में रैप किया हुआ, देखो कंज्यूमर में रैप किया हुआ है, और इसके बाद मैं ऊपर आपको दिखाऊँ मैंने कितनी ज़्यादा कॉपी पेस्ट किए हुए। ये एक है, और मैं इससे पीछे हो रहा हूँ, ये देख लो कितनी ज़्यादा कॉपी पेस्ट है टेक्स्ट। अभी कॉपी कर दिया है, ओके
ओके, मतलब मैंने इतनी ज़्यादा टेक्स्ट फील्ड्स को कॉपी किया हुआ, टेक्स्ट विजिट, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट विजिट, इतनी ज़्यादा टेक्स्ट विजिट हैं कि मैंने ये नीचे सारी दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये सारी टेक्स्ट विजिट है, और उन टेक्स्ट विजिट में किसी एक को रैप करना, तो उस स्पेसिफिक टेक्स्ट विजिट को सिर्फ मैं रैप कर रहा हूँ, ना कि मैंने इसमें भी देखो ऐड का, रीसेट का, रिमूव का फंक्शन बनाया, और किसी एक को नोटिफाई लिस्टनर रखा हुआ है, ऐसी काउंट का वेरिएबल बनाया हुआ है। इसी तरह से अब मतलब हमने हर जगह करना होता है। ये देखो मैंने कितनी ज़्यादा टेक्स्ट विजिट में दिखाता हूँ कि मेरे पास ये इतनी ज़्यादा टेक्स्ट विजिट है, किसी एक विजिट को जिसको मैंने मूव करना है सिर्फ उतने को मैंने रैप करना, रादर देन मैंने सारी टेक्स्ट को रैप कर देना। अब जैसे मैंने लास्ट वाली को आई थिंक रैप किया हुआ है कंज्यूम बिल्डर के अंदर, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, सही है। मतलब कि एट दी एंड अगर मैं इन शॉर्ट करूँ तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ उतने पार्ट को रैप करना है जो चेंज करना है, सही है। चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो वैल्यू हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वट एवर, आपने सिर्फ उतने पार्ट को रैप करना है। ये मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी प्रोवाइडर, इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें बताई हैं, शायद मुझे लगता नहीं है कोई चीज़ मिस की है, फिर भी आप ना एक दफ़ा इनको ज़रूर देखो। मैं ये चाहता हूँ कि हो सकता है आपको ज़्यादा बेहतर हो, रिकैप हो जाएगा। जो आपने ये सुन ली है ये तो ठीक है, इसके अलावा जैसे ये है बेसिक प्रोवाइडर, ये भी काउंटर ऐप है विद प्रोवाइडर। इसके अलावा मैंने प्रोवाइडर का रिकैप किया था कि ये एक एरर आता है प्रोवाइडर का, वो कब आता है, जब आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी। मान लो वो एरर ये है, अब मैं क्या करना है, रजिस्टर करना भूल गया, इस प्रोवाइडर को ना यहाँ पर रजिस्टर करना भूल गया। अब मैंने अपने अंदर लिसन भी किया हुआ है, स्क्रीन के अंदर वॉच भी कर रहा हूँ, तो अब देखना यहाँ पे एरर होगा। तो इन एरर्स को देखने के लिए आप जो एक्सप्लोर करोगे ना, मैंने ये एक और वीडियो बनाई थी रिकैप की, जिसमें मैंने एरर वगैरह दोबारा एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने प्रोवाइडर के बारे में यहाँ पे भी दोबारा बताया, दोबारा प्रोवाइडर का बताया, इसमें दोबारा बताया, इसमें प्रोवाइडर विद शेयर प्रेफरेंसेस बताया कि प्रोवाइडर के साथ शेयर प्रेफरेंसेस कैसे यूज़ करेंगे, और इसके अंदर प्रोवाइडर विद फेवरेट्स कैसे करते हैं वो बताया, सही है। तो एट दी एंड हमने जो उनसे है ना, आप इसको भी थोड़ा टाइम दो, इनको भी देखो इस हफ्ते। मैं ये चाहता हूँ आपको प्रोवाइडर की बेसिक जो उनसे वो क्लियर हो जाए। ओके डन। एनी क्वेश्चन? नथिंग। कबीर सिंह।